नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे, है ना। तो पिछले हम कुछ पिछले अध्याय में, पिछले एपिसोड में, सॉरी अध्याय नहीं एपिसोड में हम लोग पढ़ चुके हैं आवेश और आवेशित वस्तुओं के गुण और उनके गुणधर्मों पर चर्चा भी कर चुके हैं, है ना। तो अभी उसके क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और आज का जो टॉपिक है अपना वो है कूलाम का नियम। ठीक, तो आज के टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे जिस टॉपिक का क्या नाम है, कूलाम का नियम। ठीक, तो इस पे हमें क्या करना है, आज चर्चा करना है। और इस टाइम शादियां का मौसम चल रहा है अभी, तो जाहिर सी बात है आप लोगों के यहाँ भी निमंत्रण आता होगा, जाते जरूर होंगे और जाना भी जरूरी है, थोड़ा एंजॉय करना, है ना यार। दोस्तों के साथ नाचना, घूमना, टहलना, एंजॉय करना जरूरी भी है, क्योंकि अभी तो बोर्ड पेपर खत्म हुआ है ना। तो एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थोड़ा बहुत एंजॉय भी जरूरी है। अभी पिछले कुछ दिन पहले फ्रेंड की शादी थी, मैं भी उसी में व्यस्त था, तो 2-3 दिन हो गया वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाया हूँ। तो इसलिए मैं भी बोल रहा हूँ आप लोगों को कि थोड़ा खुश रहिए, घूमते रहिए और साथ साथ पढ़ते भी रहिए, जरूरी ये भी है। तो आज का जो टॉपिक है हम पढ़ेंगे, मेरा टॉपिक है आज का कूलाम का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। वैद्युत आवेश चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, उसी के अंतर्गत अपना है कूलाम का नियम। अच्छा ध्यान देना भाई, इस नियम को कब दिया गया था? इस नियम को 1785 ईस्वी में दिया गया। ये नियम कब दिया गया? ये नियम दिया गया 1785 ईस्वी में। यह 1785 ईस्वी में। अच्छा, किसके द्वारा दिया गया? एक फ्रांसीसी भौतिकविद थे, ठीक, नाम उनका कूलाम था। कौन है? एक फ्रांसीसी भौतिकविद है जिनका नाम क्या था? कूलाम था। उन्होंने 1785 ईस्वी में एक नियम दिया जो दो आवेशित वस्तुओं के मध्य लगने वाले वैद्युत बल पर आधारित था, जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। तो कूलाम का नियम ध्यान देना भाई। कूलाम का नियम किसने दिया? एक फ्रांसीसी भौतिकविद थे, कूलाम। ठीक, दूसरा, इस नियम को कब दिया गया? इस नियम को 1785 ईस्वी में दिया गया। यह नियम किस पर आधारित है? यह नियम दो आवेशित वस्तुओं के मध्य लगने वाले वैद्युत बल पर आधारित है। ये 3 टॉपिक क्लियर हुआ। अब देखो, तो इस नियम को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इस पे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो आओ देखते हैं। एक चीज और कि हमें कूलाम का नियम पढ़ने से पहले एक और टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं पॉइंट चार्ज। ठीक है, क्या बोलते हैं? पॉइंट चार्ज बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं बिंदु आवेश। क्या बोलते हैं? बिंदु आवेश। अच्छा, तो आप पूछोगे कि यह बिंदु आवेश क्या है? ठीक है, चूंकि कूलाम का नियम बिंदु आवेश के लिए ही है, तो इससे पहले हम एक बार समझ लेते हैं कि अपना बिंदु आवेश यानी कि पॉइंट चार्ज होता क्या है। तो जब हम बिंदु आवेश को चर्चा करते हैं तो होता क्या है, अगर कोई आवेशित वस्तु है, ठीक, कोई आवेशित वस्तु है और अगर उसका आकार आवेशित वस्तु को पृथक करने वाली दूरी के तुलना में नगण्य हो, तो ऐसे आवेशित वस्तु को बिंदु आवेश कहते हैं। ठीक, जैसे मान लेते हैं कि एक ये है आवेशित वस्तु, ठीक है, एक ये आवेशित वस्तु है और हम दूसरी मान लेते हैं कि यह भी एक आवेशित वस्तु है। अगर इन दोनों आवेशित वस्तुओं का जो आकार है, ठीक है, इनको पृथक करने वाली दूरी की तुलना में अगर नगण्य हो इनका आकार, तो ऐसे दोनों आवेशों को हम बिंदु आवेश कहेंगे। कोई दिक्कत? यानी जब, एक बार फिर से सुन लीजिए, यानी कि जब आवेशित वस्तुओं का आकार उनको पृथक करने वाली दूरी की तुलना में नगण्य होता है, तो ऐसे आवेश को बिंदु आवेश कहते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं। अब हम पढ़ते हैं कूलाम का नियम। क्या पढ़ते हैं? कूलाम का नियम। ठीक है, अब देखते हैं। पॉइंट चार्ज क्लियर हो गया, कूलाम का नियम पढ़ते हैं। तो कूलाम का नियम देखो होता क्या है। ये आवेशित वस्तु, ठीक है, एक दूसरे पर वैद्युत बल लगाते हैं। ये आप लोग पढ़ चुके हो आवेश के गुण के अंतर्गत।
तो जब दो आवेशित वस्तुएं एक दूसरे पर वैद्युत बल लगाते हैं तो वह बल कितना होता है, कैसा होता है, ठीक है, इसके संबंधित एक नियम दिया गया फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम के द्वारा, जिसको हम कूलाम के नियम से जानते हैं। ठीक, तो कूलाम का नियम, पहले हम इनका स्टेटमेंट लिख लेते हैं, ठीक है, या एक बार इसको स्टेटमेंट को हम बता देते हैं, फिर हम डेरिवेशन करते हैं इसका। तो होता क्या है, इनका स्टेटमेंट ये था कि दो स्थिर गतिमान नहीं, स्थिर की बात कर रहे हैं, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, एक बार फिर से, दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का मान उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। इसे कूलाम का नियम कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? एक बार फिर से, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का मान उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और यह बल उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। ठीक, देखते हैं कूलाम का स्टेटमेंट, है ना। तो मान लेते हैं हमारे पास दो आवेश, ठीक, हमारे पास कितने आवेश है? दो आवेश है। पहला है ये पहला आपका है बिंदु आवेश, मैंने इसको नाम दिया Q1, ठीक, और एक बिंदु आवेश मैंने इधर रखा है, इसका मैंने नाम दिया Q2, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये है आपका, मैंने नाम दिया है इसको, ठीक। तो मैंने अब माना क्या, हम इसको लिखते हैं इधर, बहुत अच्छे से देखना भाई, मैंने माना है Q1 व Q2 दो स्थिर बिंदु आवेश, बिंदु आवेश है जो एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित, ठीक। और देखो, यदि इनके मध्य वैद्युत बल का मान कैपिटल F हो, तो अब आ जाओ, कूलाम का नियम क्या कहता है कि जो ये वैद्युत बल होगा F का मान, या दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कहने का मतलब है कि F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। तो यह जो बल होगा यह दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती हो गया। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। दूसरा इनका क्या कथन था, इसी में एक अगला स्टेटमेंट इनका ये था कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात ये जो F होगा यह इम्प्रपोर्शनल होगा किसके, R स्क्वायर के। यानी हम लिख सकते हैं कि जो F इज प्रोपोर्शनल होगा, यानी F इज प्रोपोर्शनल टू
1/r² के, अर्थात यफ जो है यह 1/r² के अनुक्रमानुपाती होगा। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक, अगर हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को सम्मिलित रूप में लिखें तो समीकरण 1 तथा 2 से हम क्या लिख सकते हैं? समीकरण 1 तथा 2 से हम लिख सकते हैं कि यह जो यफ है यह प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? Q1 Q2 बटे r² के, और ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 3। अब देखो, कहीं भी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगा होता है, अगर हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक अर्थात कांस्टेंट आ जाता है। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम इस अनुक्रमानुपाती का मार्क हटाते हैं तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि यफ जो है यह बराबर होगा, ठीक, स्मॉल के Q1 Q2 बटे r² के। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 4, जहां स्मॉल के समानुपाती नियतांक है यह क्या है? समानुपाती नियतांक है, जिसे कूलाम नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं? कूलाम नियतांक कहते हैं। और समीकरण 4 को कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम का नियम कहते हैं। ठीक, तो कूलाम ने क्या कहा कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F is proportional to Q1 into Q2 और F is proportional to 1/r²। अगर इन दोनों को हम कंबाइन करें तो हमारे पास है F is proportional to Q1 Q2 अपॉन r²। और अगर ये सम प्रोपोर्शनल मार्क यानी कि अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो हमारे पास एक नियतांक होता है जो समानुपाती नियतांक है, जिसे कूलाम नियतांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कूलाम नियतांक बोलते हैं। और इस समीकरण नंबर 4 को हम क्या बोलेंगे? कूलाम का नियम बोलेंगे। ठीक, अब देखो आगे देखते हैं हम। यह जो यफ होता है इसका मान दो चीजों पर निर्भर करता है, ध्यान देना भाई। पहला, यफ का मान दो चीजों पर निर्भर करता है। ये पहला निर्भर करता है मात्रकों की पद्धति पर। किस पर? मात्रकों की पद्धति पर। और दूसरा आवेशों के बीच के माध्यम पर। ठीक, तो ध्यान देना, ये हो गया। अब K का मान हम निकाल लेते हैं। K का मान हमको निकालना है। ठीक, तो हम देखो, ध्यान देना, हम स्टार्ट किए थे तभी बोले थे कि हम लोग सारी जो सिस्टम होगा यानी कि पद्धति होगी हम केवल एसआई पद्धति पे बात करेंगे। तो हम एसआई पद्धति में K का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एसआई पद्धति में K का मान हमको निकालना है। ठीक, तो पहला स्थिति नंबर 1 होगी, यानी कि दो स्थितियां हैं। हम पहला मान लेते हैं कि स्टेप फर्स्ट, जब आवेश कहां पे रखे हो? निर्वात में रखे हो। जब आवेश निर्वात में रखे हो। और दूसरी स्थिति होगी जब आवेश किसी परावैद्युत
यानी जब आवेश कहाँ पर रखे हो, किसी परावैद्युत माध्यम में रखे हो। तो अगली स्थिति है उसको आगे का कंसीडर करेंगे। पहले स्टेप फर्स्ट स्टेप नाम के का मान फाइंड आउट कर रहे हैं, और स्थिति क्या है जब आवेश निर्वात अथवा वायु में रखे हो। ठीक है, तो आप देखते हैं निर्वात के लिए क्या होता है। ये जो के का मान होता है, यह लगभग एसआई पद्धति की बात कर रहे हैं भाई। के का मान होता है यह 9 गुणे 10 के घात 9 होता है। ठीक, के का मान कितना हो जाएगा 9 गुणे 10 के घात 9। और सुविधा के लिए हम इसको लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अतः हम समीकरण 3 को समीकरण 4 को किस रूप में लिख सकते हैं। तो यह जो समीकरण 4 से हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि यह जो वैद्युत बल F होगा कब निर्वात में रखे आवेशों के मध्य, वह बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर के। ठीक, जहां एप्सिलॉन 0 एक नियतांक है, जिसे निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। ठीक भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? यह समीकरण नंबर हो गया आपका 5। तो एक बार फिर से देख लीजिए, यह कूलॉम का नियम है। स्टेटमेंट क्या है कि दो स्थिर बिंदु आवेश के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और एक स्टेप और इससे आगे है कि यह जो बल होगा, लगने वाला बल, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब देखो यहाँ से F इज प्रोपोर्शनल टू, मान लेते हैं कि माना मैंने क्या माना, Q1 और Q2 दो स्थिर बिंदु आवेश है जो एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। यदि इनके मध्य वैद्युत बल का मान कैपिटल F हो तो कैपिटल F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। ठीक, और कैपिटल F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को अगर हम एक साथ कंबाइन रूप में लिखें तो हमारे पास है F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। यहाँ से F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपान r स्क्वायर, जहाँ के एक समानुपाती नियतांक है जिसे कूलॉम नियतांक कहते हैं, और समीकरण नंबर 4 को हम कूलॉम का नियम कहते हैं। अब जो F का मान है ये दो चीजों पर निर्भर करता है, मात्रकों की पद्धति पर और आवेशों के बीच के माध्यम पर। तो पहला हम एसआई पद्धति की बात करेंगे क्योंकि हम सब लोग अब यही चलता है। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम, तो फिर एसआई पद्धति पर हम बात करेंगे। तो एसआई पद्धति में हम के का मान फाइंड आउट करें तो जब ये निर्वात होता है तो उस पे के लिए के का मान 9 गुणे 10 के घात 9 होता है, जिससे सुविधा के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिख लेते हैं। तो इस प्रकार हम समीकरण 4 से लिखते हैं कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 5 हुआ। और जहां एप्सिलॉन 0 एक नियतांक है जिसे निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी की बात अगले एपिसोड में, जहां पे हम एप्सिलॉन 0 का मात्रक फाइंड आउट करेंगे, इसका विमीय सूत्र फाइंड करेंगे और आंशिक मान फाइंड आउट करेंगे। ये 3 चीजें ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो ये हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे इसकी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।